हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एनी एग्ज़ाम में। गाइस, आज की इस वीडियो में हम आपका जो चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड का जो क्लर्क का एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए मिनी मॉक टेस्ट लेके आए हैं, जिसमें 50 क्वेश्चंस का रहेंगे। जिसमें 50 क्वेश्चंस में आपके पास इंग्लिश रहेगी, ठीक है ना। आपका जीके रहेगा, रीजनिंग रहेगी और मैथ रहेगा। तो इन सभी पार्ट्स को आपने अपना इसको सॉल्व करना है और अपने जो आंसर्स हैं वो कमेंट करते जाने हैं, ठीक है ना। तो इस वीडियो के अंत तक आपने ज़रूर देखना है और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है ज़रूर चैनल को, ताकि हम आपके लिए इसी तरह के और मिनी मॉक टेस्ट लाते रहें, ठीक है ना। जिससे आपको अपनी प्रिपरेशन पता चलती रहेगी कहाँ तक आपकी प्रिपरेशन पहुंची और कितनी अभी आपको जरूरत है। तो 50 क्वेश्चंस रहेंगे इस वीडियो के अंदर। सब 50 के 50 क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट करने हैं और सभी के आंसर आपको कमेंट करने हैं, ठीक है ना। तो चलो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते शुरू करते हैं। आपके पास चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड क्लर्क का एग्जाम जो आपका होने वाला है उसके लिए मिनी मॉक टेस्ट है। ये 50 क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है। और ऐसा ही पेपर आपको एग्जाम में दिखने वाला है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम जीके से स्टार्ट करते हैं। तो जीके में यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि आफ्टर डिफीटिंग विच कंट्री इंडिया मेड हिस्ट्री। इंडिया ने हिस्ट्री बनाई थी बाय विनिंग इट्स फर्स्ट एवर टाइटल इन थॉमस कप 2022। तो कह रहा है कि आफ्टर डिफीटिंग विच, कौन सी कंट्री को हराने के बाद इंडिया मेड हिस्ट्री, इंडिया ने हिस्ट्री क्रिएट करी है बाय विनिंग इट्स फर्स्ट एवर टाइटल इन थॉमस कप 2022। तो कौन सी कंट्री को यहाँ पर हराया था इंडिया ने? इंडोनेशिया को। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। तो इंडिया ने इंडोनेशिया को हराकर हिस्ट्री क्रिएट करी है और थॉमस कप जीता है 2022 का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पासिस कनेक्टेड अरुणाचल प्रदेश विद तिब्बत। अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ने वाले पास का नाम क्या है? ऑप्शन आपके पास जोजिला पास, देवसा पास, बॉमडिला पास और शिपकिला पास। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी कि बॉमडिला पास जो है वो अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ता है। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, AIFF। तो AIFF के नए प्रेसिडेंट के रूप में किसे अपॉइंट किया गया है? चार ऑप्शन आपके पास। ऑप्शन आपके पास अखिलेश अलकेश कुमार शर्मा, गोपाल विट्ठल, R K त्यागी या कल्याण चौबे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? साथ ही साथ आपको भी आंसर जो है वो कमेंट करने हैं, ताकि आपकी प्रिपरेशन आपको पता चलती रहे। और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, ठीक है ना। तो अखिलेश कुमार शर्मा, गोपाल विट्ठल, R K त्यागी या कल्याण चौबे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। तो कल्याण, सॉरी, फोर इसका, ऑप्शन नंबर फोर इसका करेक्ट हो जाएगा। कल्याण चौबे जो है वो अपॉइंट किए गए हैं प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बोला जा रहा है, कह रहा है कि ऑन बीइंग क्रिटिसाइज्ड फॉर बोरोइंग फीचर फ्रॉम अदर कंट्रीज फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन हु सेड द फॉलोइंग, नोबडी होल्ड्स एनी पेटेंट राइट इन द फंडामेंटल आइडियाज ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन। तो किसने कहा था कि नोबडी होल्ड एनी पेटेंट राइट इन द फंडामेंटल आइडियाज ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन? तो ये किसने बोला था ये बात? तो ऑप्शन आपके पास सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने, सी राजगोपालाचारी ने या जवाहरलाल नेहरू ने। तो ये बात बोली थी किसने? ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने ये बोला था कि नो बडी हैज़ होल्ड एनी राइट, पेटेंट राइट इन द फंडामेंटल आइडियाज ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें कह रहा है कि द टर्म ऑफ साइड ट्रैप इज यूज्ड इन। तो टर्म जो ऑफ साइड ट्रैप है वो कौन सी गेम के लिए यूज होती है? ऑप्शन आपके पास फुटबॉल, बैडमिंटन, टेनिस या टेबल टेनिस। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि फुटबॉल के लिए हम यूज करते हैं क्या? ऑफ साइड ट्रैप। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि पंडित किशन महाराज वाज एन इंडियन डैश प्लेयर थे। पंडित किशन महाराज वाज एन इंडियन, क्या बजाते थे वो? प्लेयर थे हु बिलोंग टू द बनारस घराना ऑफ हिंदुस्तान क्लासिकल म्यूजिक, ठीक है ना। तो आपको बताना है कि जो पंडित किशन महाराज थे वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट जो थे वो बजाते थे। वो फ्लूट प्लेयर थे, तबला प्लेयर थे, बैंजो प्लेयर थे या फिर इकतारा प्लेयर थे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो पंडित किशन महाराज जी बाजा कौन से प्लेयर थे? वो एक तबला प्लेयर थे। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी से करेक्ट हो जाएगा। तो पंडित किशन महाराज कौन थे? एक तबला वादक थे और ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। कहता है कि हु इज द ऑथर ऑफ महात्मा गांधी बायोग्राफी। महात्मा गांधी की जो बायोग्राफी है उनके ऑथर कौन है? ऑप्शन आपके पास है DG तेंदुलकर, कृष्णा पिल्लाई, JM सेन गुप्ता या CR दास। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो जो ऑथर हैं किसके, गांधी की जो बायोग्राफी है उनके जो ऑथर हैं वो कौन है? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा, DG तेंदुलकर। DG तेंदुलकर वाज द ऑथर ऑफ द बुक। कौन से? महात्मा गांधी की जो बायोग्राफी है उसकी ये कौन है? ऑथर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बोला जा रहा है कि हु इज द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल्ड दिलीप कुमार इन द शेडो ऑफ अ लेजेंड। तो दिलीप कुमार इन द शेडो ऑफ अ लेजेंड जो बुक है, इनके जो ऑथर हैं वो कौन है? तो ऑप्शन आपके पास रत्नाकार शेट्टी, चंद्रचूड़ घोष, फैजल फरूकी या फिर प्रभात कुमार। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो दिलीप कुमार इन द शेडो ऑफ अ लेजेंड के जो बुक के जो रचयिता है या फिर जो ऑथर है वो कौन है? फैजल फरूकी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। कहता है कि वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज लोकेटेड, यानी कि यूएनएचसीआर के जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर स्थित है। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द यूनाइटेड नेशन हाई कमीशन रिफ्यूजीज लोकेटेड। ऑप्शन आपके पास है लंदन, जेनेवा, न्यूयॉर्क या फिर पेरिस। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। तो इसका जो हेडक्वार्टर है किसका, यूएनएचसीआर का, वो है जेनेवा में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, हु अमंग द फॉलोइंग रिपुडिएट द नाइटहुड, यानी कि वापस कर दी थी उपाधि किसकी, नाइटहुड की जो उपाधि थी वापस कर दी थी इन द प्रोटेस्ट अगेंस्ट जलियांवाला बाग ट्रेजेडी। तो जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था उसमें बाद जो नाइटहुड की जो उपाधि है वो किसने वापस कर दी थी। ऑप्शन आपके पास है सुखबीर सुब्रमण्यन अय्यर ने, या फिर रविंद्रनाथ टैगोर ने, महात्मा गांधी ने, या सरदार पटेल ने। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी से करेक्ट हो जाएगा। रविंद्रनाथ टैगोर ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद अपनी जो उपाधि थी नाइटहुड की वो वापस कर दी थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कहता है कि वेयर व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द फिस्कल डेफिशिएट। डेफिशिएट की जो फिस्कल जो डेफिशिएट होता है उसकी जो डेफिनेशन है वो क्या है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। एक्सेस ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर ओवर टोटल रिसिप्ट्स इनका एक्सक्लूडिंग डेब्ट। ऑप्शन नंबर सी से करेक्ट हो जाएगा। एक्सेस ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर ओवर टोटल रिसिप्ट्स एक्सक्लूडिंग डेब्ट इज द डेफिनेशन ऑफ द फिस्कल डेफिशिएट। ऑप्शन नंबर सी से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है डैश ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कौन सा आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन का ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स द दैट नो डिस्क्रिमिनेशन कैन बी मेड अगेंस्ट अ सिटीजन, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा अगेंस्ट सिटीजन ऑन ग्राउंड ओनली ऑन ऑफ रेस रिलीजन कास्ट और प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ देम, यानी कि किसी भी धर्म जाति कास्ट या जन्म के स्थान के आधार पर उससे क्रिटिसिज्म यानी कि क्रिटिसाइज नहीं किया जाएगा। तो ये कौन सा आर्टिकल हमें शक्ति देता है, तो ये देता है आर्टिकल नंबर 15। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। आर्टिकल 15 में ये बोला गया है कि किसी भी व्यक्ति से धर्म जाति रिलीजन या किसी के आधार पर भी उसे मत भेदभाव नहीं किया जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। तो गाइज ये थे हमारे पास जीके के 12 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगेंगे, जो इंडियन जीके के क्वेश्चंस थे। ठीक है ना, बढ़ते हैं हम हमारे नेक्स्ट पार्ट की ओर जिसे हम बोलते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। तो क्वांटिटेटिव के क्वेश्चंस को हम अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है ना, वीडियो को अंत तक आपने जरूर देखना है और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक जरूर करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के। और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के पहले क्वेश्चन में ये बोला गया है, कह रहा है कि व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर दैट इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ईच ऑफ देम 12, 15, 20 एंड 27। तो आपसे बेसिकली ये पूछा जा रहा है कि यहाँ पर पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर लिखा हुआ है डिविजिबल बाय। तो जब भी क्वेश्चन में आपको डिविजिबल बाय दिख जाए तो आपको क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। और एलसीएम किसका निकालना है, आपको जो भी नंबर आपको दे रखे हैं, यानी कि 12, 15, 20 और 27 का आपको क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो अगर मैं इन सबका एलसीएम निकालूंगा तो एलसीएम इनका सबका सॉल्व करके अगर हम एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम का आ जाएगा 540। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। तो इन सब का जो एलसीएम आएगा वो ऑप्शन नंबर ए यानी कि 540 इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। कह रहा है कि 16 मैन कैन पेंट 15 वॉल्स। 16 मैन जो है वो 15 वॉल्स को पेंट करते हैं कितने डेज में, 45 डेज में। इन हाउ मेनी डेज 20 मैन कैन पेंट 20 वॉल्स। तो कह रहा है कि 16 मैन पेंट करते हैं 15 वॉल्स 45 डेज में। तो यहाँ पर बेसिकली आपको एमडीएच का फॉर्मूला लगाना है, यानी कि मैन इंटू डेज इंटू आवर डिवाइडेड बाई W1 M1 D1 इंटू H1 डिवाइड बाई W1 इज इक्वल टू, ये होता है M2 इंटू D2 इंटू H2 डिवाइडेड बाई W2 के, ये इक्वल होता है। तो कह रहे हैं कितने मैन हैं, 16 मैन हैं जो पेंट करेंगे कितनी वॉल, 15 वॉल। तो ये इनका काम है, काम नीचे आ जाएगा कितने डेज में, 45 डेज में। कह रहा है कि 20 मैन, मैन की जगह हमने 20 रखा, कितनी वॉल को पेंट करना है, 20 वॉल्स को पेंट करना है। और कह रहा है कि कितने दिन में ये पेंट करेंगे, हमने मान लिया कि एक्स डेज में इसको पेंट किया जाएगा। तो 15 वन से 15 होता है 15, 3 जा 45 होता है, 20 से 20 कैंसिल हो गया, 16 3 जा कितना होता है 48। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 48 आ जाएगी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। तो फिर से यानी कि 48 डेज में जो है वो 20 मैन 20 वॉल्स को क्या कर देंगे, पेंट कर देंगे। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस। उम्मीद है आपको ये वीडियो भी पसंद आ रही होगी, ये मिनी मॉक टेस्ट भी आपको पसंद आ रहा होगा। ठीक है ना, क्वेश्चंस को आपने अटेम्प्ट करना है, वीडियो को पॉज करके पहले इसको अटेम्प्ट कीजिए और फिर आगे अपना आंसर कमेंट करके आगे बढ़िए। ठीक है ना, ताकि आपकी प्रिपरेशन आपको पता चलती रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। कह रहा है कि टू सर्कल जो है वो टच ईच अदर एक्सटर्नली, दो सर्कल इस तरह से है जो एक दूसरे को एक्सटर्नली ऐसे करके टच कर रहे हैं। और इन दोनों के सम ऑफ द एरिया, तो इसकी रेडियस मैंने आर मान ली और इसकी रेडियस मैंने कैपिटल आर मान ली। दोनों की रेडियस हमने मान ली यहाँ पर, और इन दोनों का एरिया का जो सम है वो 89 पाई है। तो यानी कि अगर पहले सर्कल की बात करें तो पहले वाले सर्कल का जो एरिया होगा वो पाई आर स्क्वायर होगा, दूसरे वाले सर्कल का होगा पाई कैपिटल आर स्क्वायर होगा। इन दोनों सर्कल का जो एरिया है वो 89 पाई है।
तो यहाँ से हमारे पास पाई कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट में क्या रह जाएगा आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर इज इक्वल टू कितना 89, पाई आ जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, तो आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी वो 89 आएगी। ये हमने यहाँ पर तक सॉल्व कर लिया। एंड कह रहा है कि द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स, उनके सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस है, मतलब इस सेंटर से लेके इस सेंटर तक का जो डिस्टेंस है वो 13 है, यानी कि आर प्लस कैपिटल आर की जो वैल्यू है वो 13 है। आपको बताना है कि द डिफरेंस बिटवीन द रेडियस, रेडियस के बीच में डिफरेंस आपको बताना है क्या होगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम एक सेकंड के लिए आर प्लस आर का, यानी कि आर प्लस कैपिटल आर के स्क्वायर का फॉर्मूला लगा लेते हैं, यानी कि ए प्लस बी के होल स्क्वायर का हम यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे। तो आर प्लस आर के होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, तो आर प्लस आर के होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि 2 इंटू में आर इंटू में कैपिटल आर। तो आर प्लस आर की वैल्यू हमें पता है यहाँ कितनी है 13 है, तो 13 का स्क्वायर हो जाएगा। आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की वैल्यू, यानी कि इस चीज़ की वैल्यू हमें पता है कितनी है 89, तो हमने यहाँ 18 रख दिया, मल्टीप्लाई बाय 2 इंटू में स्मॉल आर मल्टीप्लाई बाय कैपिटल आर। तो 113 का स्क्वायर होता है कितना 169, माइनस 89 इधर आके माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू 2 इंटू में आर हो जाएगा। तो 169 में से 189 गए, कितना होता है हमारे पास 80 होता है, इज इक्वल टू 2 इंटू में आर, और यहाँ से स्मॉल आर मल्टीप्लाई बाय कैपिटल आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 40 आ जाएगी, 80/2 करेंगे तो 40 आ जाएगा। ठीक है ना, अब हमें ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं जिनको जोड़ के कितना बने 13 आता हो, और जिनको मल्टीप्लाई करके 40 आता हो। तो ये ऐसे मेरे पास दो ही नंबर मेरे को मिलते हैं, वो हैं मेरे पास, यानी कि स्मॉल आर की वैल्यू अगर मैं 5 रख दूं और कैपिटल आर की वैल्यू अगर मैं 8 रख दूं, तो इन दोनों का जो सम है वो 13 होता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके कितना आता है 40 आता है। और कह रहा है कि इन दोनों का मेरे को अंतर यानी कि डिफरेंस बताना है, तो आर माइनस आर की वैल्यू बतानी है, तो 8 - 5 कितना होता है 3 सेंटीमीटर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पर मेरे को दिखाई दे रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर दो है, दोनों की कैपिट दोनों की रेडियस का क्या हो जाएगा डिफरेंस हो जाएगा। उम्मीद आपको ये क्वेश्चन ये अच्छे से समझ आया होगा। ठीक है ना, एडवांस में से ये क्वेश्चन था, उम्मीद है क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। नहीं समझ आया तो वीडियो को पॉज करके इसको दोबारा देखें, आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ आ जाएगा। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है ए इज इक्वल टू है हमारे पास किसके इक्वल है 3b के इक्वल है। तो कह रहा है कि ए इज इक्वल टू किसके इक्वल हो गया 3b के इक्वल हो गया, यानी कि ए बाई बी की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 3/1। फिर हमें बोला गया है कि 4b इज इक्वल टू है 5c के, यानी कि 4/c की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 5/4। फिर सॉरी b/c की जो वैल्यू आएगी वो आएगी कितनी 5/4 आएगी। फिर कहता है कि हमारे पास 6c इज इक्वल टू किसके इक्वल है 7d के, तो c/d की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 7/6। तो ये तो हम आप बेसिकली निकाल लेंगे। अब हमें अगर यहाँ पर हम देखें, अगर हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं, तो अगर मैं a/b मल्टीप्लाई b/c करता हूँ मल्टीप्लाई c/d करता हूँ, यानी कि 3/1 मल्टीप्लाई 5/4 मल्टीप्लाई 7/6 यहाँ पर करते हैं, तो यहाँ हमारे पास कट हो जाएगा क्या, b से b कैंसिल हो जाएगा, c से c कैंसिल हो जाएगा, तो आखिरी में क्या बचेगा a/b यहाँ पर बचने वाला है। ठीक है ना, आगे कटिंग करते हैं तो 3 × 1 = 3 होता है, 3 × 2 = 6 होता है, यानी कि 35 बाई कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, नीचे कितना आ जाएगा 35/8 यहाँ पर नीचे आ जाएगा। ठीक है ना, यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। अब हमें वैल्यू किसकी निकालनी है वो देख लेते हैं। तो हमें d प्लस ए अपॉन में d माइनस ए की वैल्यू निकालनी है। ठीक है ना, यहाँ पर b नहीं है, सॉरी माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर d बचा है हमारे पास, b से b कैंसिल हो जाएगा, तो a/d बचा है यहाँ पर। तो d की वैल्यू कितनी है हमारे पास 8 है, a की वैल्यू कितनी है 35 है, d की वैल्यू कितनी है 8 है, a की वैल्यू कितनी है 35 है, तो 35 + 8 कितना होता है हमारे पास 43 होता है, और 35 में से अगर मैं 8 को लेस करूँगा तो 27 होता है, माइनस के 27 होता है, यानी कि -43/27 इसका आंसर होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी में मेरे को ये दिखाई दे रहा है -43/27। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बहुत ईजी क्वेश्चन था, आसान से हमने सॉल्व कर लिया इसको। ठीक है ना, उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है, कह रहा है कि एक कैंडिडेट ने 35% मार्क्स स्कोर करे और वो फेल हो गया 40 मार्क्स से वो फेल हो गया। अदर कैंडिडेट था जिसने 60% मार्क्स स्कोर करे और वो 35 मार्क्स ज़्यादा ले आया, किससे मोर देन द पासिंग मार्क्स से। फाइंड द मैक्सिमम मार्क्स आपको बताने हैं कितने हैं, मैक्सिमम ऑफ द एग्जामिनेशन, यानी कि टोटल कितने मार्क्स का पेपर था वो आपको फाइंड करना है। तो हमने क्या करते हैं, दो कैंडिडेट हैं, दोनों कैंडिडेट को हम क्या करवा लेंगे, इस तरह के क्वेश्चन में दोनों कैंडिडेट को आपको पास करवा लेना है, फेल नहीं करवाना किसी को। ठीक है ना, तो 35% जो है वो पहला कैंडिडेट लेके आया और वो 40 मार्क्स से फेल हो गया, तो हम क्या करते हैं इसको 40 मार्क्स और दे देते हैं, ये पास हो जाएगा। दूसरा कैंडिडेट जो है वो कितने मार्क्स लेके आया था 60% मार्क्स लेके आया था, लेकिन वो 35 मार्क्स ज़्यादा ले आया, तो हम इसे 35 मार्क्स ज़्यादा कर ले लेंगे वापस, लेकिन ये फेल नहीं होगा, पास ही रहेगा। परसेंटेज वाली टर्म को एक तरफ ले जाएंगे, विदाउट परसेंटेज वाली टर्म को एक तरफ ले जाएंगे। तो 60% में से अगर 35% माइनस करेंगे तो कितना रह जाएगा 25% यहाँ पर रह जाएगा।
और 40 + 35 करेंगे तो कितना आ जाएगा 75 आ जाएगा, यानी कि 25% की वैल्यू है 75। 1% की वैल्यू कितनी आएगी 75 बाई कितना 25। हम क्या करेंगे पूरे 100% मार्क्स की वैल्यू निकाल लेंगे, यानी कि देख लेंगे कितने मार्क्स का पेपर है। तो 75/25 मल्टीप्लाई बाय कितना 100। 25 × 1 = 25, 25 × 3 = 75, 25 × 3 = 75 होता है। तो कितने मार्क्स का पेपर था 300 मार्क्स का यहाँ पर पेपर था। ऑप्शन नंबर ए मेरे को यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो 100% की वैल्यू आ जाएगी 300, तो 300 मार्क्स का क्या था पेपर था। ठीक है, उम्मीद आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कहता है कि टेंजेंट थीटा प्लस में कॉट थीटा डिवाइडेड बाय टेंजेंट थीटा माइनस कॉट थीटा जो होता है वो 2 के इक्वल होता है। आपको थीटा की वैल्यू यहाँ पर फाइंड करनी है क्या है। तो हम क्या करेंगे इस तरह के क्वेश्चंस में हम कॉम्पोनेंटो और डिविडेंडो का फॉर्मूला लगाएंगे। कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो क्या होता है वो थोड़ा सा जान लीजिए। आपको मान लो a+b अपॉन a-b यहाँ पर दे रखा है और यहाँ पर दे रखा है 3/1 दे रखा है। तो जब हम कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो यानी कि सी एंड डी रूल लगाते हैं तो यहाँ पर ये a+b और a-b क्या बन जाएगा a/b बन जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा 3+1 और यहाँ पर हो जाएगा 3-1। ये होता है कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो का रूल। तो यही चीज़ अगर हम यहाँ पर लगाते हैं तो यहाँ पर टेंजेंट थीटा प्लस कॉट थीटा है, टेंजेंट थीटा माइनस कॉट थीटा है। तो ऊपर रह जाएगा टेंजेंट थीटा, नीचे रह जाएगा क्या कॉट थीटा। ये कब रहेगा जब हम कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो रूल लगाएंगे। तो ये हो जाएगा 2+1 और ये हो जाएगा 2-1। ठीक है ना। तो टेंजेंट थीटा यहाँ पर एज इट इज रहेगा। कॉट थीटा को हम लिख सकते हैं क्या, कॉट थीटा को हम 1/टेंजेंट थीटा लिख सकते हैं। तो 1/टेंजेंट थीटा, तो टेंजेंट थीटा ऊपर चला जाएगा और ये हो जाएगा 3/1 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये बन जाएगा क्या टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3, और टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना आया 3 आया, यानी कि टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा टेंजेंट थीटा हो जाएगा √3। और टेंजेंट थीटा √3 किस पे होता है, तो टेंजेंट की वैल्यू √3 होती है टेंजेंट कितने डिग्री पे 60 डिग्री पे। तो टेंजेंट से टेंजेंट कैंसिल हो जाएगा और थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 60 डिग्री आ जाएगी। ऑप्शन नंबर थर्ड मेरे को यहाँ पर दिखाई दे रहा है 60 डिग्री। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा, 60 डिग्री से करेक्ट हो जाएगा। तो ये भी एडवांस मैथ का क्वेश्चन था, ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चन था। ठीक है ना, आपको कंपोनेंट डिविडेंड का रूल यहाँ पर पता होना चाहिए, तभी आप इसको आगे थोड़ा सॉल्व कर पाएंगे आसान तरीके से। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उम्मीद है आपको ये सब क्वेश्चन पसंद आ रहे होंगे, अच्छे लग रहे होंगे। ठीक है ना, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। ठीक है ना, इसी तरह की और वीडियोस के लिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कहता है कि ये आपके पास बोर्ड मास से रिलेटेड क्वेश्चन है, इसको मैं एक बार लिख लेता हूँ। तो यहाँ पर लिखा गया है कि 1/1 + 5, ठीक है ना, प्लस फिर ब्रैकेट यहाँ पर लगाइए 2/2/5 माइनस 1/2, फिर ब्रैकेट 3 1/2 -1/3 -1/6 और 1/6 के ऊपर क्या लगा रखी है बार लगा रखी है। तो इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो पहले हम बार को सॉल्व करेंगे, इनको सॉल्व करेंगे, बाकी सारा एडिशनल रहेगा। 5 × 1 = 5 + 1 कितना होता है, ये हो जाएगा 6/5 ब्रैकेट माइनस, सॉरी यहाँ पर प्लस है, फिर ब्रैकेट 5 × 2 = 10 + 2 कितना हो जाएगा, ये 12/5 हो जाएगा, -1/2 हो जाएगा, फिर ब्रैकेट ये हो जाएगा 3 × 2 = 6 + 1 कितना हो जाएगा 7/2। ठीक है ना, माइनस अगर 1/3 में से 1/6 को लेस करेंगे, ठीक है ना, 1/3 में से अगर हम 1/6 को लेस करेंगे तो आपके पास कितना रह जाएगा, ये रह जाएगा 1/6। ठीक है ना, अगर 1/3 में से अगर हम 1/6 को लेस करेंगे तो कितना रह जाएगा, ये 1/6 रह जाएगा। तो यहाँ पर सीधा सीधा मैं क्या लिख देता हूँ 1/6 लिख देते हैं। हमने यहाँ पर क्या लिख दिया सीधा सीधा 1/6 यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, कोई डाउट है यहाँ पर तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो हमने यहाँ पर क्या करा, सीधा सीधा हमने 1/6 यहाँ पर लिख दिया। आगे बात करते हैं, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो ये आ जाएगा 6/5 प्लस ये हो जाएगा 12/5 -1/2। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है ना, 7/2 और माइनस में 1/6 को सॉल्व करते हैं तो एलसीएम 6 आ जाएगा, ये आ जाएगा 3, 3 × 7 = 21 -1 कितना हो जाएगा, ये 20/6 हो जाएगा। तो 20/6 हम यहाँ पर लिख लेते हैं। कटिंग करेंगे तो 2 × 1 = 2 0, ठीक है ना, और ये आ जाएगा हमारे पास 2 × 3 = 6, 2 × 5 = 10। तो यानी कि इसका आगे सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 6/5 प्लस ब्रैकेट 12/5 माइनस कितना आ जाएगा 5/3 आ जाएगा। ठीक है ना, फिर इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 6/5 प्लस, ठीक है ना, इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम कितना आ जाएगा हमारे पास 15। तो ये आ जाएगा 12, तो ये कितना होता है 36 और ये हो जाएगा 25 माइनस में। तो 6/5 प्लस यहाँ पर आ जाएगा नीचे 15, 36 में से 25 कितना होता है 11 होता है। फिर एलसीएम कितना आ जाएगा हमारे पास 15 आ जाएगा। फिर यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 15, 5 3 = 18, 18 + 11 हो जाएगा। ठीक है ना, 18 + 11 कितना होता है 29। तो 29/15 इसका आंसर हो जाना चाहिए। तो 29/15 हमें एक ही ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, वो ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1/14।
114/15 सॉरी 114/15 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिंपल बोर्ड मास का रूल था, लगाना है आपको और क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है ना, थोड़ा टाइम आपको लग सकता है बोर्ड मास के क्वेश्चन में, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन में टाइम लग जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कहता है कि m इज द मीन ऑफ द फर्स्ट 100 इवन नेचुरल नंबर। कह रहा है कि m जो है वो मीन है किसका, 100 इवन नेचुरल नंबर्स का। एंड देन व्हाट इज द मीन ऑफ द 100 ऑड नेचुरल नंबर। तो अगर हम बात करते हैं कि एवरेज, अगर मैं आपको फॉर्मूला लिख के दिखाऊं तो एवरेज ऑफ कितना n, अगर मैं आपको फॉर्मूला लिखूं तो अगर मैं आपसे बात करूं तो एवरेज ऑफ 100 इवन नंबर्स का जो 100 है, या फिर मैं आपसे फॉर्मूला लिखता हूं तो एवरेज ऑफ फर्स्ट एन फर्स्ट एन इवन नंबर, इसको स्मॉल में लिख देते हैं हम, या हम लिखे रहते स्मॉल में लिख देते हैं। एवरेज ऑफ फर्स्ट एन इवन नंबर, इनका जो एवरेज होता है वो होता है हमारे पास क्या, n+1 होता है। इसकी जो एवरेज होती है वो n+1 होती है। एंड एवरेज ऑफ फर्स्ट एन ऑड नंबर की अगर हम बात करते हैं तो इसकी एवरेज होती है n, यानी कि एक कम होता है। ठीक है ना, तो इसी तरीके से अगर मैं आपको बात करूं कि एवरेज ऑफ 100 इवन नंबर की अगर बात करें तो इसकी एवरेज हमें दे रखी है m। तो उसी तरीके से एवरेज ऑफ 100 ऑड नंबर की जो एवरेज होगी वो इससे एक कम होगी, यानी कि m-1 होगी। कितनी होगी, m-1, क्योंकि यहाँ पर m n+1 है। n+1 से अगर मैं माइनस करूंगा 1 तो कितना आएगा, n आएगा। m से अगर मैं -1 करूंगा तो कितना आएगा, m-1। ये क्या हो जाएगी हमारे पास 100 ऑड नेचुरल नंबर की जो है वो एवरेज हो जाएगी, और यही मेरे को निकालना था। ऑप्शन नंबर ए में मेरे को ये दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सर करेक्ट हो जाएगा। तो एक कम होती है, ठीक है ना, तो एक कम होती है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। या फिर हम इसको दूसरे तरीके से भी अगर इसको सॉल्व करके दिखाऊं मैं आपको, अगर किसी को ये नहीं समझ आया है कि m-1 मैंने क्यों लिखा है, तो 100 ऑड नेचुरल नंबर की एवरेज हमें m दे रखी है, और m की वैल्यू एक्चुअल में है कितनी, n+1। कितनी है, n+1 है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, हम करेंगे एवरेज ऑफ मीन ऑफ 100 ऑड नेचुरल नंबर की वैल्यू, यानी कि n की वैल्यू निकाल लेंगे, और n की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी, m-1 आएगी। ठीक है ना, ये 1 इधर आके माइनस हो जाएगा, तो m-1 ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। तो ऐसे भी आप इसको कर सकते हैं। आसान क्वेश्चन था, थोड़ा ध्यान से देखने की जरूरत थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं क्या है। कह रहा है कि एक ट्रेडर है वो 20% प्रॉफिट वीट जो होता है वो सेल करता है 20% प्रॉफिट पे। 20% का मतलब कितना होता है, 20% होता है 1/5, यानी कि 5 पे एक के प्रॉफिट पे सेल करेगा, यानी कि 5 की जो चीज़ है वो कितने में सेल करेगा, 6 में सेल करेगा। लेकिन वेट कम यूज़ कर रहा है, कितना परसेंट वेट यूज़ कम कर रहा है, 20%। तो 20% वेट कम यूज़ कर रहा है, 20% का मतलब होता है 1/5। तो 5 की बजाय वो कितना वेट यूज़ कर रहा है, 5 की बजाय वो 4 वेट यूज़ कर रहा है। ये वेट है, ये क्या है, वेट है। तो प्राइस की बात जब आएगी तो प्राइस कितना, 4 की बजाय आपको 5 का प्राइस देना पड़ेगा। ये जो रेशो होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाती है। ठीक है ना, तो वेट अगर 5 की बजाय 4 यूज़ कर रहा है तो प्राइस जो है वो 4 की बजाय 5 यूज़ करेगा, तो प्राइस के नीचे क्या आ जाएगा, प्राइस आ जाएगा। कटिंग करेंगे, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4 होता है, 2 3 ज़ा 6 होता है, यानी कि 2:3। तो दो की चीज़ कितने में बेच रहा है, 3 में बेच रहा है। कितने का प्रॉफिट कमा रहा है, 1 का प्रॉफिट कमा रहा है। कितने पे कमा रहा है, 2 पे। तो 1 2 का कितना परसेंट है, तो ये आ जाएगा कितना, 50% का उसे एग्जैक्ट प्रॉफिट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। मेरे को यहाँ पर 50% दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि हमारे पास फिर से एडवांस मैथ का ये क्वेश्चन है। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बोला जा रहा है कि आपके पास कहता है कि एक ट्रायंगल है ए बी सी। तो इस तरह से हम ट्रायंगल बना लेते हैं। ये ट्रायंगल है ए बी सी, और डी द 2 पॉइंट्स हैं हमारे पास ए बी एंड सी, सो दैट डी पैरेलल टू बी सी। तो ए बी सी हमारे पास जो है वो एक ट्रायंगल है, और डी जो है वो पैरेलल है, डी ई जो है वो हमारे पास क्या है, ये दो पॉइंट हैं ए बी पे और ए सी पे, और डी जो है पैरेलल है बी सी के पैरेलल है। AD की वैल्यू जो है हमारे पास 6 दे रखी है, BD की वैल्यू हमारे पास दे रखी है 12x-6 दे रखी है, ये BD की वैल्यू है। AE की वैल्यू हमारे पास 2x है, और CE की वैल्यू हमारे पास है 16 माइनस में 2x है। तो आपको बताना है यहाँ पर x की वैल्यू क्या होगी। तो बेसिकली आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। ठीक है ना, अब कहता है कि जब अगर एक लाइन डी ई पैरेलल है तो ये ट्रायंगल की जो साइड्स हैं उनको इक्वल रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेगी। जो साइड्स हैं वो इस ट्रायंगल को किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, इक्वल रेशो में इसको जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगी। रेशोज क्या रहेंगी, इनकी इक्वल रहेंगी। ठीक है, तो देख लेते हैं क्या इसकी रेशो रहने वाली है। तो कैसे आपको करना है, तो आपको लिखना है कि ए डी डिवाइडेड बाई कितना, डी बी, जो बराबर होता है वो इक्वल होगा ए ई डिवाइडेड बाई किसके, ई सी के। तो ए डी की वैल्यू 6 है, डी ई की वैल्यू कितनी है 12x-6 इज इक्वल टू ए ई की वैल्यू 2x है, और इसकी वैल्यू है 16 माइनस में 2x इसकी वैल्यू है। ठीक है ना, इसको सॉल्व करेंगे आगे हम।
तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में निकल के आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई जब हम करेंगे 16 को 6 से करेंगे तो कितना आएगा, ये 96 आ जाएगा। माइनस में कितना हो जाएगा, 12x इज इक्वल टू 24x² हो जाएगा। ठीक है ना, 24x² हो जाएगा। माइनस में कितना हो जाएगा, 12x हो जाएगा। माइनस में कितना हो जाएगा, 12x हो जाएगा। तो 12x से 12x कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 24x² की वैल्यू आ जाएगी 96। एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 96 डिवाइड बाय कितना, 24। कटिंग करेंगे ये 4 पे कैंसिल हो जाएगा, यानी कि एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 4, एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। तो 2 इसका आंसर हो जाना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा इसका। तो बेसिकली आपको ये प्रॉपर्टी ध्यान होनी चाहिए कि ए डी अपॉन में डी ई इक्वल होता है ए ई अपॉन में ई सी। ठीक है ना, तभी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे और एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। मेरे को प्लीज़ एक सेकंड दीजिए, एक सेकंड बस। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, राधा स्टार्ट फ्रॉम ए एट अ स्पीड ऑफ 30 km/h एंड श्याम स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट बी। तो कह रहा है कि ए से बी कोई पॉइंट डिस्टेंस है, ए से बी कोई डिस्टेंस है। यहाँ से राधा चली है स्टार्ट फ्रॉम एट 30 कितने की स्पीड से, ये चली है 30 km/h की स्पीड से। और यहाँ से चला है कौन, श्याम, और ये कितने की स्पीड से चला है, ये x km/h की स्पीड से चला है। ठीक है ना, दे मीट एट पॉइंट सी, ये सी पॉइंट पे यहाँ पर कहीं पर मिलेंगे दोनों। आफ्टर देयर मीटिंग, मतलब ये यहाँ पर आ गई और श्याम यहाँ पर आ गया, ऐसे करके ये आ गए। कह रहा है कि इनके मिलने के बाद आफ्टर द मीटिंग, यहाँ लिखा हुआ है आफ्टर द मीटिंग दे रीच ईच अदर स्टेशन, यानी कि जो राधा है वो कहाँ पर पहुँच गई, वो राधा जो है वो बी स्टेशन पे पहुँच जाएगी, यहाँ पर पहुँच जाएगी राधा। और शाम जो है वो ए स्टेशन पे पहुँच जाएगा। इन मिलने के बाद जो राधा है वो बी स्टेशन पे पहुँच जाएगी। मिलने के बाद राधा को लगा है 4 घंटे और शाम को लगे हैं 9 घंटे मिलने के बाद। आपको बताना है कि शाम की स्पीड क्या होगी। तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला मैं आपको लिखवा रहा हूँ। तो यहाँ पर हम लिखेंगे राधा की स्पीड यानी कि आर स्पीड, ठीक है ना, डिवाइडेड बाय शाम की स्पीड यानी कि एस स्पीड, इज इक्वल टू, अगर यहाँ राधा की स्पीड है तो यहाँ अंडर रूट में आएगा किसका, यहाँ पर आएगा शाम का टाइम यानी कि एस टाइम डिवाइडेड बाय राधा का टाइम यानी कि आर टाइम। ये इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। तो राधा की जो स्पीड है वो कितनी है, 30 km/h है। शाम की स्पीड कितनी है, x km/h है। अंडर रूट शाम का जो टाइम है वो कितना है, 9 है, और राधा का टाइम कितना है, 4 है। तो ये हो जाएगा 30 बाई एक्स इज इक्वल टू कितना, 3/2। कटिंग करेंगे तो ये 10 पे कैंसिल हो जाएगा, 2 इधर मल्टीप्लाई होगा, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20 km/h आ जाएगी। ये आ जाएगी शाम की स्पीड। ऑप्शन नंबर थर्ड मेरे को यहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड से करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। ठीक है ना, ये डायरेक्ट फॉर्मूला आपने ध्यान रखना है, तभी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे डायरेक्ट, नहीं तो ये बेसिक से बहुत टफ है। ठीक है, हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपका डीआई से रिलेटेड है। बेसिकली आपको यहाँ पर डीआई दे रखी है और आपको बताना है कि द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ वेट इन द रेंज ऑफ 60 to 75 kg। तो 60 से 75 kg में ऐसे कितने परसेंट, वट परसेंट, तो ऐसे कितने स्टूडेंट है जिसके वेट 60 से 75 kg के बीच में है। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वो कितने परसेंट है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का। तो आपको पहले तो ये देखना है कि 60 से 65 केजी के बीच में से कितने स्टूडेंट हैं। तो 60 से 75 केजी के बीच में 18, 20 और 30, तो ये स्टूडेंट हैं। तो 18 + 20 + 30 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, इन सबको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 68 स्टूडेंट्स हो जाएंगे जिनका वेट 60 से लेके 75 तक है। और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की बात करें तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 30, 68 में हम 12 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 80, 80 में 20 ऐड करेंगे तो 100 आ जाएगा, यानी कि टोटल जो स्टूडेंट है वो 100 है। तो बेसिकली आपसे ये पूछ रहा है कि जो 68 है वो 100 का कितना परसेंट है। तो ये आ जाएगा कितना, 68% यहाँ पर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर देख लेते हैं कहाँ पर है 68%। तो 68% हमें ऑप्शन नंबर सी में यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सब करेक्ट हो जाएगा। 68% स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका वेट जो है वो 60 जिनकी जो रेंज है वो 60 से 75%, 65 के बीच में है। ठीक है ना, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कंपाउंड इंटरेस्ट से रिलेटेड है। कह रहा है कि इफ सी इज द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 10,000 फॉर 1 ईयर एट 4%। कह रहा है कि सी जो है वो कंपाउंड इंटरेस्ट है किस पे, 10,000 पे, एक साल के लिए 4% के हिसाब से। व्हेन कंपाउंडेड क्वार्टरली, जब क्वार्टरली हम इसे कंपाउंडेड करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। आपको ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। तो ये क्वेश्चन हम आपको होमवर्क के लिए देते हैं, आप इसका कमेंट में आंसर बताएंगे हमें कि इसका आंसर क्या है, किस तरह से इसको टैकल करता है। अगर इसको नहीं पता लगा तो इसको नेक्स्ट वीडियो में इसका सॉल्यूशन आपको करवाते हैं। ठीक है ना, बहुत आसान क्वेश्चन है, बस जरा सा भी ध्यान से देखने की जरूरत है। तो इस क्वेश्चन को आप खुद अटेम्प्ट करेंगे और इसका आंसर आप हमें कमेंट में बताएंगे। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
तो ये थे हमारे पास मैथ के 13 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अब हम बढ़ते हैं हमारे पास इंग्लिश के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की ओर। ठीक है, इसके बाद हम आपका नेक्स्ट पार्ट यानी कि रीजनिंग को अटेम्प्ट करेंगे। तो पहले हम इंग्लिश को देख लेते हैं। सबसे पहले इंग्लिश पे आते हैं। तो इंग्लिश का सबसे पहला क्वेश्चन आपका जो है वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट से है। तो इसका सही आंसर अगर हम देख लेते हैं, कह रहा है कि अवनीत सेड टू मी, अवनीत ने मेरे को बोला, सेड टू मी, हैव यू बीन टू गुजरात बिफोर। ठीक है ना, अवनीत सेड टू मी हैव यू बीन टू गुजरात बिफोर। तो ये डायरेक्ट इंडायरेक्ट क्वेश्चन है। ये डायरेक्ट में दे रखा है, इंडायरेक्ट में आपको बताना है कि ये क्या बनेगा। तो अवनीत क्या कर रहा था, मुझसे पूछ रहा था। यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा है, पूछ रहा था, यानी कि सेड टू मी का बन जाएगा क्या, आस्क्ड मी। तो सिंपल सिंपल मेरे को एक ही उसमें दिखाई दे रहा है, इंक्वायरी नहीं कर रहा, वो उससे पूछ रहा है क्या तुम कभी गुजरात गए हो, हैव यू बीन टू गुजरात बिफोर। ठीक है ना, पहले कभी गुजरात गए हो, तो ये पूछ रहा है, पूछ रहा है मतलब वो आस्क कर रहा है। और ध्यान रखेंगे ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है। इंटरोगेटिव सेंटेंस जब भी होता है तो वो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है। आपका हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है। हेल्पिंग वर्ब आपकी या तो इफ होती है या फिर वेदर होती है। ठीक है ना, या तो हिप होती है या फिर डब्ल्यू एच ई, माफ कीजिएगा, या तो इफ होती है या फिर डब्ल्यू एच ई टी एच ई आर होती है, वेदर होती है। तो यहाँ पर वेदर भी लगा हुआ है। ठीक है ना, हैव का बन जाता है हेड, हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो अवनीश आश में वो इंक्वायरी कर रहा था, आस कर रहा था वेदर आई हैड बीन गो टू गुजरात बिफोर। तो ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। देख लेते हैं क्या हमारा आंसर सही है। जी हाँ दोस्तों, आंसर बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन नंबर बी से करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि ही सेड दैट ही हैड फॉरगॉट टू लुक द डोर बिफोर लिविंग। ठीक है ना, वो कहता है कि ही सेड दैट ही हैड फॉरगॉट टू लुक द डोर। भी सब बताना है कि कौन से पार्ट में एरर है। टू लॉक द डोर है, ही सेड दैट है, ही हैड फॉरगॉट है, या फिर बिफोर लिविंग है। तो ही सेड दैट उसने बोला, ये डायरेक्ट है। ठीक है ना, और ही सेड दैट उसने बोला, ये सॉरी इनडायरेक्ट में ये बोला गया हैड फॉरगॉट। तो हैड के साथ हमेशा वर्ब की क्या आती है, थर्ड फॉर्म आती है। तो इसमें यहाँ पर एरर है। यहाँ पर हैड फॉरगॉट नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा हैड फॉरगॉटन। हैड फॉरगॉटन, फॉरगेट, फॉरगॉट, फॉरगॉटन, ये तीन फॉर्म ऑफ वर्ब्स होती हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, हैड फॉरगॉटन आ जाएगा। ऑप्शन नंबर थर्ड में यहाँ पर एरर है। ठीक है ना, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कहता है कि द न्यू प्ले हैज फेलन फ्लैट। इडियम एंड फ्रेजेस का ये क्वेश्चन है। आपको बताना है कि द न्यू प्ले हैज फेलन फ्लैट का मीनिंग क्या है। ऑप्शन है उसके पास, द प्ले इज सक्सेस, द प्ले मेट विद एन कोल्ड रिसेप्शन, द प्ले रिसीव्ड गुड रिव्यू, नन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, द प्ले मेट विद एन कोल्ड रिसेप्शन। इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, तो फेल कंप्लीटली टू प्रोड्यूस, यानी कि इसका जो मतलब होता है फेल हो जाना है किसी चीज़ में, कंप्लीटली टू प्रोड्यूस द इंटेंट और एक्सपेक्टेड, जितना हमने सोचा है उसको उतना ना दे पाना, उतना हम हमारे अकॉर्डिंग जो है वो रिजल्ट ना आना। तो द न्यू प्ले हैज़ फेलन फ्लैट का मतलब होता है द प्ले मेट विद अ कोल्ड रिसेप्शन। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि ना, नो बडी हैज़ बॉट हिज फैक्ट टू माई नोटिस। नो बडी हैज़ बॉट दिस फैक्ट टू माई नोटिस, ये एक्टिव पैसिव का है। तो यहाँ पर हैज़ के साथ बेसिकली क्या लगा हुआ है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है। तो हैज़ के साथ जो वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है वो किस में चेंज होती है, हैज़, ये होती है चेंज आपका, जो हैज़ प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है वो चेंज होती है हैज़ बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म में। कह रहा है कि नो बडी पहले यहाँ पर लिखा हुआ नेगेटिव वर्ड है, तो यहाँ से स्टार्ट होगा, दिस फैक्ट स्टार्ट होगा, दिस फैक्ट हैज़ नॉट बीन होगा। बीन आता है, हैज़ के साथ क्या आ जाएगा, बीन लग जाएगा। तो दिस फैक्ट हैज़ नॉट बीन बॉट टू माई नोटिस। नो बडी का किसी ने भी मेरे नोटिस को, यानी कि एनी बडी, किसी ने भी नोटिस नहीं किया। तो ऑप्शन नंबर फोर इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। दिस फैक्ट हैज़ नॉट बीन बॉट टू माई नोटिस बाय एनी बडी। ऑप्शन नंबर फोर इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। कहता है कि डिजोलेट का हमें यहाँ पर मीनिंग बताना है कि डिजोलेट का मीनिंग क्या होता है। तो डिजोलेट का आपको क्या बताना है, सिनोनियम बताना है। आपके पास चार ऑप्शन दिए गए हैं। तो डिजोलेट का जो बेसिकली मीनिंग होता है, जो व्यक्ति उदास होता है, निराश होता है, यानी कि अनहैप्पी जिसे आप बोल सकते हो। तो डिजोलेट का सिनोनियम यानी कि अनहैप्पी की उसमें हम बोले तो अनहैप्पी जो पर्सन होता है, ठीक है ना, उसे बोलते हैं हम डिजोलेट। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा, ब्लिक। ब्लिक जो होता है वो इसका सिनोनियम होता है। ब्लीक मतलब जो स्थिति बहुत खराब होती है, निराशापूर्ण होती है, अनहैप्पी जो सिचुएशन होती है, वहाँ पर हम ब्लीक का यूज़ करते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगर ब्लिथ का मजा, इसका ये जो ब्लिथ हो गया, जोकंड हो गया, मर्थफुल हो गया, ये सिनोनियम है आपस में। ठीक है ना, ये सिनोनियम है। और डिजोलेट यानी कि अनहैप्पी, इसका सिनोनियम क्या हो जाएगा, ब्लीक हो जाएगा। इसका मतलब भी क्या होता है, अनहैप्पी होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि डैश फॉल्ट इज दैट वी लूज दिस गेम। कह रहा है किसका फॉल्ट था जिसकी वजह से हम क्या हार गए, हम गेम को हार गए। तो किसका फॉल्ट था, हुज लगेगा यहाँ पर। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था, हुज फॉल्ट इज इट दैट वी लूज दिस गेम। ऑप्शन नंबर बी से करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। कह रहा है कि नलीफाई का आपको क्या बताना है, अपोजिट बताना है, एंटोनियम बताना है, क्या होगा नलीफाई। तो बेसिकली नलीफाई का मीनिंग आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। तो नलीफाई का जो मीनिंग होता है वो होता है किसी किसी एग्रीमेंट या ऑर्डर को लीगली ना मानना, या जो लीगल नहीं होता उसे हम क्या बोलते हैं, नलीफाई बोलते हैं। यानी कि जो इलीगल होता है या लीगली नहीं हम कह सकते हैं, ठीक है ना। लूट्स इट्स लीगल फोर्स, यहाँ पर अगर हम बोलूँ तो लूज कर देता है वो अपनी लीगल फोर्स को। लीगल फोर्स जो होती है, लीगल पावर को जो है वो नलीफाई यानी कि उसको लूज कर देता है किसी एग्रीमेंट कोई ऑर्डर। तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, लिगिटिमेट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि जो लीगली होता है उसे हम क्या बोलते हैं, लेगिटिमेट बोलते हैं। जो लीगली यहाँ पर होता है यानी कि टू मेक समथिंग लीगल और एक्सेप्टेबल होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। ये आपके पास पैराग्राफ यहाँ पर दिया गया है, पूरा पैराग्राफ यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा, लेकिन मैं आपको डायरेक्ट यहाँ पर आंसर बता दूंगा कि आंसर क्या रहेगा इसमें। ठीक है ना, देख लेते हैं। कह रहा है कि हु वाज द पेरेंट्स, बट हाउ वाज द पेरेंट्स रिएक्शन व्हेन ही दे गॉट टू नो अबाउट द होल इंसिडेंट। जब उन्होंने इंसिडेंट के बारे में सुना तो पेरेंट्स का रिएक्शन क्या था, ये आपको बताना है। तो पेरेंट्स का रिएक्शन क्या रहा था यहाँ पर हम आपको दिखा देते हैं। ठीक है ना, तो नीचे ही होगा, पेरेंट्स का रिएक्शन नीचे ही रहेगा, क्योंकि पूरी कहानी होने के बाद ही पेरेंट्स का रिएक्शन पता चलेगा। तो यहाँ पर लिखा हुआ द पेरेंट्स वर एंग्री। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, फोर्थ करेक्ट। द पेरेंट्स वर क्या हो जाएंगे, एंग्री हो गए थे जब उन्होंने पूरी इंसिडेंट के बारे में सुना। ठीक है ना, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फिर से हमारे पास पैराग्राफ का है। कह रहा है कि फ्रॉम whom did the Theo एंड रॉबर्ट टेक हेल्प। तो कह रहा है कि दियो और रॉबर्ट ने किसकी हेल्प ली थी। तो बेसिकली यहाँ पर बताना है कि तो दियो और रॉबर्ट ने उन्होंने किसकी यहाँ पर हेल्प ली थी। ठीक है ना। तो इसमें देख लेते हैं, तो दियो और रॉबर्ट ने किसकी हेल्प ली थी। तो आपके पास अब कैस्पर, मार्शल, मार्टिन या फिर कूपर की हेल्प ली थी। किसकी हेल्प ली थी, यहाँ पर आपको पैराग्राफ थोड़ा सा ध्यान से देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर उन्होंने यहाँ पर लिखा हुआ है सडनली दे सॉ कूपर कम रन अवे टुवर्ड हिम। तो उन्होंने हेल्प किसकी ली थी, कूपर की ली थी। ऑप्शन नंबर फोर इसका करेक्ट हो जाएगा। देख लेते हैं क्या आंसर सही है हमारा। जी हाँ दोस्तों, आंसर बिल्कुल सही है। तो उन्होंने किसकी हेल्प ली थी, कूपर की उन्होंने हेल्प ली थी। ऑप्शन नंबर फोर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि हु वाज रॉबर्ट्स रिएक्शन व्हेन ही सॉ द फॉक्स। जब उन्होंने फॉक्स को देखा तो रॉबर्ट का रिएक्शन क्या था। ठीक है ना, तो रॉबर्ट का फेंटेड था, डक था, फॉट बैक था, या रन अवे था। तो देख लेते हैं यहाँ पर क्या आ जाएगा। व्हेन दे सॉ द दे क्या होता है, दे रन अवे। यहाँ पर लिखा गया है सीइंग द रॉबर्ट गॉट स्कैर्ड रन अवे। वो क्या गए थे, भाग गए थे। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा, रन अवे। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। कह रहा है कि वेब का मीनिंग आपको बताना है। तो बेसिकली सिंपल सा चीज है, वेब का मीनिंग क्या होता है, किसी चीज को ट्रैप यानी कि जाल में फंसा लेना। ऑप्शन नंबर बी सी इसका करेक्ट हो जाएगा। तो किसी को जाल में फंसा लेना, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ट्रैप हो जाएगा इसका सही आंसर। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ द वर्ड लर्किंग। लर्किंग का आपको बताना है कि मीनिंग का क्या है। लर्किंग मतलब वॉक, जंप, अटैक या फिर स्नीक करना। तो लर्किंग का मीनिंग आपको बताना है कि लर्किंग का मीनिंग क्या होगा। तो यहाँ पर लर्किंग का मीनिंग आपको बताना है क्या होगा। लर्किंग का मीनिंग होता है किसी के या किसी चीज के लिए किसी घात लगाकर प्रतीक्षा करने के लिए छिपे रहना, या छिपे रहना। तो यानी कि किसी चीज को घात लगाकर यानी कि चुपके से वार करना के लिए छुपे रहना, उसे बोलते हैं हम लर्किंग। तो यानी कि इसका जो सिनोनिम हो जाएगा वो हो जाएगा स्नीक। स्नीक ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। स्नीक यानी कि मूव और गो इन द फर्टिव एंड स्ट्रीटली वे, यानी कि गुप्त या गुप्त तरीके से आगे बढ़ना या जाना, उसे बोलते हैं हम स्निक बोलते हैं। यानी कि घात लगाकर किसी पे हमला करना। ऑप्शन नंबर डी से करेक्ट हो जाएगा। ठीक है गाइस, तो ये थे हमारे पास इंग्लिश के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि अब एग्जाम में हेल्प करेंगे। अब हम बढ़ते हैं हमारे लास्ट पार्ट की यानी कि जनरल इंटेलिजेंस की तरफ, यानी कि रीजनिंग की तरफ। ठीक है, उम्मीद है आपको जनरल इंटेलिजेंस में अगर क्वेश्चन नंबर वन को देखें, और उम्मीद है आपको ये जो है जो क्वेश्चंस हैं, जो वीडियोस हैं, ये पसंद आ रही होंगी। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आ रही होगी, मॉक टेस्ट पसंद आ रहा होगा। अगर आपको वीडियो ज़रा भी पसंद आ रही है तो प्लीज़ इसको लाइक करना मत भूलिएगा। शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को इसी तरह के और पार्ट्स के लिए। ठीक है ना, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है रीजनिंग का। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि आपको यहाँ पर तीन चार ऑप्शन दिए गए। चार में से जो तीन है वो इनमें से सेम पैटर्न लग रहा है, बाकी सब में अलग पैटर्न लग रहा है। तो पैटर्न क्या है वो देखते हैं। तो अगर मैं 13 को मल्टीप्लाई करता हूँ 5 से तो 65 आता है। 9 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से तो 45 आएगा। 21 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से तो 105 आएगा। लेकिन इसको 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 130 133 नहीं आता। ठीक है, तो इसका ऑड मैन आउट में था ये, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 19 133 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं रीजनिंग का। और गाइस अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करना मत भूलिएगा। इसी तरह के और मिनी मॉक टेस्ट के लिए 50 क्वेश्चन आएंगे। 50 में से आपका कितना स्कोर रहता है वो आपको देखना है। ठीक है ना, आगे बात करते हैं डिक्शनरी के अकॉर्डिंग हमारे ये लगाना है। तो डिक्शनरी के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो ओ सबके पीछे है। ठीक है ना, ऑब्वियस सी बात है, पहले इन दो में लगे क्योंकि यहाँ पर भी ओ बी है, यहाँ पर भी ओ बी है, ओ बी टी सब में है। तो पहले
पहले और आगे बात करते हैं आर और यू में। अगर हम देखते हैं तो आर और यू में सबसे पहले क्या आता है, तो आर और यू में सबसे पहले आता है आर आता है, तो पहले नंबर पे आ जाएगा 4, फिर आ जाएगा 5। तो 4 और 5 देख लेते हैं हमारे पास कौन से ऑप्शन में है। तो 4 और 5 हमारे पास एक ही ऑप्शन में हमें दिखाई दे रहे हैं, ऑप्शन नंबर 4 में हमें ये दिखाई दे रहे हैं। ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट हो जाएगा। और देख लेते हैं चेक करने के लिए हमारा आंसर क्या सही है। आंसर बिल्कुल सही है, तो 4 ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट हो जाएगा। ज़्यादा आपको चेक करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ ये देखना होता है कि कौन से दो अक्षर पहले आ रहे हैं, वही आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको कह रहा है कि क्यूब जब इसको फोल्ड किया जाएगा, इस क्यूब को फोल्ड किया जाएगा, तो फोल्ड करने के बाद आपको अपोजिट लेटर बताना है कि वो बी का अपोजिट क्या होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए आपको सिंपल सी चीज़ पता होनी चाहिए कि बी यहाँ पर लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है बी, और बी से हम क्या क्या करना है, ऊपर की तरफ जाना है, और ऊपर की तरफ एक अक्षर छोड़ के दूसरे पे जाना है। तो ये मतलब बी से अगर हम एक लेटर छोड़ देंगे तो कहाँ पर आ जाएंगे, एफ पे आ जाएंगे, यानी कि बी का जो अपोजिट है वो क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी से करेक्ट हो जाएगा। देख लेते हैं क्या आंसर सही है। जी हाँ दोस्तों, आंसर बिल्कुल सही है, तो बी का अपोजिट क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा। इसी तरह से अगर आपसे पूछता कि ई का अपोजिट बता दो, तो ई ये लिखा हुआ है, ई का एक छोड़ेंगे तो कहाँ पर आ जाएंगे, हम सी पे आ जाएंगे, तो ई का अपोजिट सी है, और ए का अपोजिट क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि यहाँ से फिर से आपको क्या बताना है, पैटर्न ढूंढना है। ये कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। तो पावर का जो कोड है, यानी कि POWER का जो कोड है वो है NQWF कोड है। आपको ड्रोन का कोड बताना है कि ड्रोन का कोड क्या होगा। तो पी के बाद क्या आता है हमारे पास, क्या हुआ आता है, JKLMNO। ठीक है ना, यहाँ पर +1 और -1 हो रहा है। ध्यान रखेंगे, यहाँ पर +1 हुआ, फिर -1 हुआ यहाँ पर। ठीक है ना, फिर डब्ल्यू का डब्ल्यू रहा। ई के बाद क्या आता है, एफ आता है, +1 हुआ। आर से पहले क्या आता है, क्या हुआ आता है, तो -1 हुआ। इसी तरह से हमें क्या बताना है, ड्रोन का कोड बताना है। तो ड्रोन का कोड देख लेते हैं। डी में +1 करेंगे तो क्या आएगा, ई। आर से पहले क्या आता है, क्या हुआ, तो यहाँ पर क्या हुआ आ जाएगा, ओ का ओ रहेगा। एन के बाद क्या आता है, ओ आता है। ई से पहले क्या आता है, डी आता है। तो ओ ई, क्यू ई ओ डी ओ, क्यू ई ओ डी ओ, ऑप्शन नंबर थर्ड में मेरे को यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। देख लेते हैं क्या आंसर सही है। जी हाँ दोस्तों, आंसर बिल्कुल सही है, क्यू ई ओ डी ओ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको ये फिगर आपको दे रखी है, इस तरीके से आपको ये फिगर ढूंढनी है कि ये फिगर आपके पास कहाँ पर है, कौन सी फिगर में ये छुपी हुई है, ये वाली फिगर। ठीक है ना, उम्मीद है आपको ये दिख रहा होगा। तो देख लेते हैं कौन सी फिगर में ये छुपी हुई है। तो मेरे को यहाँ पर फिगर दिखाई दे रही है, और मेरे को जो फिगर दिखाई दे रही है यहाँ पर, वो है ऑप्शन नंबर 4 में मेरे को ये फिगर दिखाई दे रही है। अगर मैं ड्रॉ करके दिखाऊँ थोड़ा सा, अगर आप देख पाएँ, तो ये यहाँ पर ये फिगर दिखाई दे रही है। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट हो जाएगा। देख लेते हैं क्या सही है। जी हाँ दोस्तों, आंसर बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर 4 में ये फिगर मेरे को दिखाई दे रही है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि आपको फिर से 41 दे रखा है, रेशो 47 है। 19 के बाद आपको बताना है कि क्या होगा। तो 41 इज अ प्राइम नंबर। 41 क्या है, प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर के बाद, यानी कि 41 एक प्राइम नंबर है, और 41 के बाद जो प्राइम नंबर आता है वो आता है 43। 43 के बाद जो प्राइम नंबर आता है वो आता है 47, यानी कि एक प्राइम नंबर छोड़ के अगला। तो 19 के बाद जो प्राइम नंबर आता है वो आता है हमारे पास कौन सा, 23 आता है। ठीक है ना, 19 के बाद 23 आता है। 23 के बाद जो प्राइम नंबर आता है वो आता है 29। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 29 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आंसर बिल्कुल सही है। तो ये प्राइम नंबर पे बेस्ड था, 29 से करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कह रहा है कि 10 प्लस, ये दे रखा है हमारे पास 10 + 15 × 3 - 4 / 10। तो आपको बताना है कि क्या सही रहेगा। तो 10 प्लस का मतलब अगर हम देखें तो प्लस का मतलब होता है प्लस, कहाँ गया हमारे पास, प्लस स्टैंड फॉर मल्टीप्लाई। प्लस का मतलब होता है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई स्टैंड फॉर डिवाइड, तो यहाँ पर /3 आ जाएगा। माइनस स्टैंड फॉर प्लस, +4 आ जाएगा। डिवाइड स्टैंड फॉर -10 आ जाएगा। इसको हमें सॉल्व करना है, तो पहले हम डिवाइड करेंगे। तो 10 × कितना हो जाएगा, 5, +4 -10 ये आ जाएगा 50, +4 -10 यानी कि 40, +4 यानी कि कितना हो जाएगा, 44 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो बहुत आसान क्वेश्चन था, बेसिक सा क्वेश्चन था। ऑप्शन नंबर ए सा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। कहता है कि फॉक्स का जो कोड है वो 108 है। फॉक्स का जो कोड है वो है 108। सूप का कोड है 148, सूप यानी कि SOUP। सूप का जो कोड है वो है 148। आपको अपसाइड का कोड बताना है कि क्या होगा। आपको अपसाइड का कोड यहाँ पर फाइंड करना है कि क्या होगा। फॉक्स का कोड है 108, सूप का कोड है 148। आपको अपसाइड का कोड बताना है कि क्या होगा। तो अगर मैं इसका कोड ढूंढूं तो बेसिकली यहाँ पर दिया गया है जो, अगर मैं इसको सॉल्व कर दूँ, अब मैं आपको एक को सॉल्व कर रहा हूँ, अगला हम अपने आप सॉल्व कर लेंगे। एफ का जो अपोजिट होता है, एफ का अपोजिट क्या होता है, यू होता है, और यू की वैल्यू होती है 21। ओ का जो अपोजिट होता है, ओ का अपोजिट होता है एल, और एल की वैल्यू होती है 12।
एक्स का जो अपोजिट होता है वो सी होता है और सी की वैल्यू होती है 3। अगर मैं इन तीनों को ऐड करता हूँ तो इन तीनों को ऐड करके बनेगा कितना 36। और ये लेटर कितने हैं, कितने लेटर हैं, 3 लेटर हैं, तो 3 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 108। इसी तरीके से सूप का कोड बना है। एस का जो अपोजिट होता है, एस का अगर हम अपोजिट बोले तो एच होता है, एच की वैल्यू होती है 8। ओ का अपोजिट क्या होता है हमारे पास, एल होता है, एल की वैल्यू होती है 12। यू का अपोजिट होता है एफ, एफ की वैल्यू होती है 6। ठीक है ना। और पी का जो होता है अपोजिट वो होता है के की वैल्यू कितनी होती है 11 होती है। अगर हम इन सबको ऐड करेंगे तो ऐड करने पे बनेगा ये 37। और ये कितने लेटर है, ये 4 लेटर है, तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बन जाएगा कितना 148 बन जाएगा। ठीक है ना। इसी तरह से यू का, इन सब का हमें अपोजिट करना है और उनको ऐड करके मल्टीप्लाई बाय जितने लेटर हैं उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यू का अपोजिट क्या होता है, एफ होता है, एफ की वैल्यू होती है 6। पी का अपोजिट के होता है, के की वैल्यू होती है 11। एस का वैल्यू, एस का अपोजिट होता है हमारे पास क्या, एच, एच की वैल्यू होती है 8। आई की वैल्यू, आई की अपोजिट होता है आर, आर की वैल्यू होती है कितनी 18। डी, डी की वैल्यू होती है, डी का अपोजिट होता है डब्ल्यू, डब्ल्यू की वैल्यू होती है 23। ई का अपोजिट होता है वी, वी की वैल्यू कितनी होती है 22। तो अगर हम इन सबको ऐड करेंगे 6 प्लस 11 प्लस 8 प्लस 18 प्लस 23 प्लस 22 तो हमारे पास बनेगा 88। और ये कितने लेटर हैं, ये 6 लेटर है, तो 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 528 आना चाहिए आपका आंसर। तो 528 मेरे को ऑप्शन नंबर ए में यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो देख लेते हैं क्या आंसर सही है। जी हाँ दोस्तों, आंसर बिल्कुल सही है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा 528 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। विशाल इज 20 ईयर ओल्डर देन हिज डॉटर, आफ्टर 2 ईयर हिज एज विल बी ट्वाइस। तो विशाल जो है वो 20 साल बड़ा है, ओल्डर है कितने, अपनी डॉटर से। तो डॉटर की एज अगर हम एक्स मान लेंगे तो विशाल की जो एज हो जाएगी वो x+20 हो जाएगी, वो 20 साल बड़ा है आफ्टर 2 ईयर यानी कि 2 साल के बाद। तो आफ्टर 2 ईयर, तो 2 साल के बाद जो उसकी डॉटर है कितने साल की हो जाएगी, x+2 ईयर की हो जाएगी। और विशाल कितने साल का हो जाएगा, वो हो जाएगा x+22 का हो जाएगा। ही वॉज ट्वाइस द एज ऑफ हिज डॉटर, वो अपनी डॉटर की एज का ट्वाइस है, यानी कि 2 साल के बाद जो विशाल की एज है, ठीक है ना, विशाल की एज कितनी है x+22 है, ये क्या है 2 टाइम्स हो जाएगा किसका, अपने डॉटर की एज का, यानी कि x+2 का। तो यहाँ से आ जाएगा x+22 इज इक्वल टू 2x प्लस कितना हो जाएगा 4। और यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 18 आ जाएगी। क्या 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 पूछ रहा है, व्हाट वुड द प्रेजेंट एज होता है विशाल डॉटर, विशाल डॉटर की प्रेजेंट एज बतानी, तो विशाल डॉटर की प्रेजेंट एज क्या हो जाएगी 18 आ जाएगी। ऑप्शन नंबर बी सा करेक्ट हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था, एज रिलेटेड क्वेश्चन था, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है ना, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि जेड हैज़ ओनली वन सन, ये आपका अपना ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करेंगे हम। कह रहा है कि जेड हैज़ ओनली वन सन, जेड का सिर्फ एक बच्चा है। ठीक है ना, यहाँ पर हमने जेड लिखा, जेड इज ओनली, बेसिकली इसको हम बाद में ड्रॉ करेंगे। कह रहा है कि वाई इज द ब्रदर ऑफ जेड, वाई जो है वो ब्रदर है, वाई इज द ब्रदर ऑफ जेड, जेड का ब्रदर है। हु इज द फादर ऑफ बी, जो बी का फादर है, वाई जो है वो जेड का ब्रदर है जो कि बी का फादर है, यानी कि जेड जो है वो फादर है किसका, बी का। एक्स इज द सिस्टर ऑफ वाई, एक्स जो है वो सिस्टर है किसकी, वाई की। एंड मदर ऑफ सी, और वो मदर है किसकी, सी की, यानी कि एक्स जो है वो मदर है सी की। ए इज द डॉटर ऑफ जेड, ए जो है वो डॉटर है किसका, जेड का। ए इज द डॉटर ऑफ जेड, ए जो है वो डॉटर है किसकी, जेड की। तो ये डॉटर है मतलब ये सन होगा, क्योंकि पहली लाइन में बोला गया कि ए जेड हैज ओनली वन सन। ठीक है ना। सी इज द एंड सी इज द नाइसी ऑफ वाई, सी जो है वो नाइस है किसकी, वाई की। सी इज द नाइसी ऑफ वाई। ठीक है ना। एंड डी इज द नेफ्यू ऑफ जेड, जी डी जो है वो नेफ्यू है किसका, जेड का। डी इज द नेफ्यू ऑफ जेड, यानी कि नेफ्यू मतलब ये सी का भाई होगा। ठीक है ना। आगे आपसे पूछ रहा हूँ द फॉलोइंग आर सिबलिंग्स, इसमें से कौन सा जो है वो सिबलिंग है, भाई बहन है। सी और ए है नहीं, डी और बी है नहीं, डी और एक्स है नहीं। ठीक है ना, डी और एक्स है नहीं, एक्स और जेड है क्या, एक्स और जेड देख लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, एक्स और जेड के सिबलिंग है, भाई बहन है, ऑप्शन नंबर डी से करेक्ट हो जाएगा। देख लेते हैं क्या आंसर सही है। जी हाँ दोस्तों, आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है ना, जो स्क्वायर होते हैं उसको हम मैन के लिए डिनोट करते हैं और जो सर्कल होते हैं सब लेडी के लिए डिनोट करते हैं। ठीक है ना, उम्मीद है कोई क्वेश्चन समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। ये आपका डायरेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन है। कह रहा है कि गोलू वॉक 15 मीटर टुवर्ड ईस्ट, गोलू जो है वो 15 मीटर जाती है ईस्ट की तरफ, ये 15 मीटर हो गया। देन टर्न राइट एंड वॉक 28, देन राइट एंड वॉक 28, ये 28 उन्होंने राइट वॉक कर लिया। ठीक है ना, 15 को थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, ये 15 मीटर ज़्यादा बड़ा हो गया है। ठीक है, फिर कहता है कि ही अगेन टर्न राइट एंड वॉक 15, तो 15 फिर से टर्न करेगी, 15 मीटर चलेगी। देन ही मूव्स 36 मीटर टर्निंग राइट, टर्निंग टू हिज राइट, दैट इज 28, तो ये हो गया 8 मीटर और चलेगी, तो ये हो जाएगा 36 मीटर। हाउ फार ही इज डायरेक्शन, तो कह रहा है कि वो अपनी जो स्टार्टिंग पॉइंट से है वो यहाँ पर पहुँच गई है, तो यहाँ पर पहुँच गई है, यहाँ पर पहुँचने पर फिर कितना है, तो 8 मीटर है कहाँ की, नॉर्थ की तरफ, 8 मीटर नॉर्थ है, ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट हो जाएगा।
देख लेते हैं क्या आंसर सही है। जी हाँ दोस्तों, आंसर बिल्कुल सही है। तो 8 मीटर नॉर्थ की तरफ वो भी फेस करके यहाँ पर चलेगी। ठीक है, क्योंकि ये टोटल तो टोटल कितना था, टोटल यहाँ पर यहाँ से लेके ये टोटल 36 था और ये 28 है, तो ये कितना बचेगा, 8 मीटर बचेगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका साइलॉक्स से रिलेटेड है। ठीक है ना, यहाँ पर आपको साइलॉक्स बनाना पड़ेगा, आपको वेन डायग्राम बनाना यहाँ पर बनने पड़ेगा। तो वेन डायग्राम अगर हम बनाते हैं, कह रहा है कि ऑल कैमल्स आर बैड, कह रहा है कि सभी कैमल क्या है, बैड है। तो ये बैड है, ये बैड का कॉलम आ गया और इसके अंदर क्या आ गया, सभी कैमल आ गए। नो बैट इज पैरट, कोई भी बैट जो है वो पैरट नहीं है। ठीक है, ठीक है ना। सम कैमल आर लॉयंस, कुछ कैमल क्या है, लॉयन है। ये है हमारे पास, कुछ कैमल क्या है, लॉयन है। ये लॉयन हो गया। कंक्लूजन पे आते हैं, कह रहे हैं कि सम बैट्स आर लॉयन, कुछ बैट क्या है, लॉयन है। सम बैट्स आर लॉयन, तो सम बैट्स आर लॉयन। जी हाँ दोस्तों, सम बैट्स आर लॉयन, कुछ बैट जो है लॉयन है, पहला कंक्लूजन फॉलो करता है। नो पैरट इज कैमल, कोई भी पैरट कैमल नहीं है, ये भी फॉलो करता है। नो पैरट इज लॉयन, कोई भी पैरट लॉयन नहीं है, तो ये फॉलो नहीं करता, क्या पता हूँ। तो सिर्फ दो कंक्लूजन फॉलो करते हैं, 1 और 2। तो देख लेते हैं क्या 1 और 2 कोई किसी ऑप्शन में है। तो 1 और 2 अगर हम देखते हैं तो 1 और 2 सिर्फ हमें ऑप्शन नंबर बी सी में दिखाई देते हैं। जी हाँ दोस्तों, 1 और 2 को फॉलो कर रहे हैं, देख लेते हैं क्या ये आंसर सही है। तो जी हाँ दोस्तों, आंसर बिल्कुल सही है। तो कंक्लूजन 1 और 2 क्या हो जाएंगे, फॉलो कर जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी से करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो गाइज ये थे हमारे पास अच्छा एक क्वेश्चन अभी हमारे पास और रह गया है रीजनिंग का। तो कह रहा है कि सिलेक्ट द ओड वर्ड फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव, और आपको अल्टरनेटिव इसमें से अलग बताना है कि कौन सा होगा। तो अगर हमें इसका हिंदी में आपको मीनिंग पता होना चाहिए पहली बात तो यूरोपिया का मतलब होता है उल्लास से भर जाना। ठीक है ना। एक्सटेसी का मतलब होता है हर्ष, ये भी उल्लास ही होता है। ब्लिस का मतलब ही क्या होता है, परम सुख जिसे आप बोलते हैं वो होता है। हेस्टन का मतलब होता है जल्दबाजी। तो इसमें से ऑड हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, हेस्टन हो जाएगा, जिसे आप क्या बोलते हो, जल्दबाजी बोलते हो। ठीक है ना, इन सब का ये सिनोनियम्स है तीनों के तीनों, लेकिन ये जल्दबाजी इसका मतलब होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा, देख लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, आंसर बिल्कुल सही है। तो जल्दबाजी इसका आंसर हो जाएगा, हेस्टन इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है गाइज, तो ये थे हमारे पास अपना जी रीजनिंग के 13 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमने सारे क्वेश्चंस को, सभी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करा। हमने जीके भी करी, हमने मैथ भी किया है, हमने इंग्लिश भी करी है और हमने रीजनिंग भी करी है। ठीक है ना, इसी तरह की और मिनी मॉक टेस्ट, 50 क्वेश्चंस के मिनी मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पे प्रेस कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपके लाइक और सब्सक्राइब से हमें मोटिवेशन मिलती है कि हम आपके लिए और वीडियोज इस तरह से लाते रहें। ठीक है ना, मिलते हैं नेक्स्ट टेस्ट में, 50 क्वेश्चंस और आपके लिए लेके आएंगे। अभी के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच।